हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाले हैं, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं। बट अब जो है वीडियो कंटिन्यू आएंगे और जो भी मेरे स्टूडेंट्स या जो भी मेरे दोस्त 9वीं और 11वीं में हैं या 10वीं और 12वीं वाले बच्चे भी मुझे मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि उन्हें किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या फिर अगर वो सीक्वेंस से चैप्टर्स की वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको स्टडी से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं, साइंस से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं, वो सारी की सारी इसी चैनल पे मिलेंगी। और मैं आपसे गारंटी करता हूँ कि इससे सिंपल लैंग्वेज में कोई दूसरा आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट में हमने पढ़ा था वाष्पीकरण के बारे में, यानी पानी का भाप बनने की जो प्रक्रिया होती है, जो स्टीम बनने की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसके बारे में हमने स्टडी किया था। और इसका इफ़ेक्ट भी आपने देखा है कि जो गीले कपड़े होते हैं, जब आप उसको छत पे डालते हैं, धूप में डालते हैं, या फिर अगर आप उसको धूप में नहीं भी डालते हैं, छाया में ही रस्सी पर लटका देते हैं, तो भी वो गीले कपड़े सूख जाते हैं। और इन दोनों ही उदाहरणों में जल का, यानी जो पानी है उसके अंदर, उसका क्या होता है। तो हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, यानी कि जो भी हमारे पास मैटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं, उसके जो कण हैं, वो हमेशा चलते रहते हैं, कभी रुकते नहीं हैं। और एक निश्चित तापमान उन्हें मिल जाए अगर गैस, द्रव या ठोस के कणों में, तो हर तापमान पर उनकी गतिज ऊर्जा अलग अलग होती है, यानी उनकी चलने की जो स्पीड है वो अलग अलग होती है। जैसे एक तापमान पर गैस के कण जो है सबसे तेज़ी से गति करते हैं, द्रव के कण जो है गैस के कंपैरिजन में धीरे गति करते हैं, धीरे चलते हैं, और ठोस के कण जो है वो सबसे धीरे चलते हैं। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। अब देखिए कि ऐसा होता है, आपने मान लीजिए किसी ग्लास में या किसी बीकर में या फिर किसी जग में पानी लिया है, तो जो पानी के सबसे ऊपर वाले कण हैं, जो सबसे ऊपर पानी की परत है, उसके कण क्योंकि हवा के संपर्क में आते हैं, और उसके संपर्क में आने पर उन कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ से उन्हें ऊष्मा प्राप्त होती है। और गतिज ऊर्जा बढ़ने की वजह से क्या होता है कि वो जो पानी के नीचे वाले कण हैं, उनके प्रति जो आकर्षण बल है, जो उनको खींच रहे हैं, उसको वो छोड़ देते हैं और छोड़कर भाप में या वाष्प में बदल जाते हैं। तो इस तरीके से जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती है उन कणों की, वैसे वैसे क्या होता है कि कण जो है एक अवस्था से, यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चले जाते हैं। अब इसी का एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जब आप किसी चीज़ को गर्म करते हैं, मान लीजिए आपने बर्फ़ को गर्म किया, तो जब आप बर्फ़ को गर्म करेंगे तो आप ऊर्जा देते जाएंगे, आप उसको गर्म करते जाएंगे, हीट करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा कि वो पानी में बदल जाएगी, पर उसका टेम्परेचर नहीं बदलता है। तो टेम्परेचर नहीं बदलने का रीज़न क्या है कि जब आपने उसको गर्म किया, उसको ऊर्जा दी, उसको एनर्जी दी, तो होगा क्या कि जो ठोस है, जो सॉलिड फॉर्म की आइस है, वो अपने कणों के बीच में इसके आकर्षण बल को ख़त्म करने के लिए उस ऊर्जा का उपयोग कर लेती है, उसको यूज़ कर लेती है। तो इस ऊर्जा को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया। क्वथनांक, इसको बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। जिस टेम्परेचर, जिस तापमान पर कोई पदार्थ उबलना शुरू करता है उसको क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक से कम तापमान यानी वो उबल नहीं रहा है, फिर भी वो द्रव वाष्प में बदल रहा है, इसलिए इस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहेंगे। तो वाष्पीकरण आप सबको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वाष्पीकरण की दर को बढ़ाती हैं, कम करती हैं, या क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाष्पीकरण की दर को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा हाथ होता है सतह के क्षेत्रफल का। यानी अगर आप सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे तो भी वाष्पीकरण की दर जो है बढ़ जाती है। उदाहरण देकर समझाता हूँ मैं। देखिए जैसे आपने चाय सब लोग पीते हैं, ज़्यादातर लोग पीते होंगे।
नहीं पीते हैं तो दूध पीजिए, दूध पीना सेहत के लिए अच्छा होता है, तो आप दूध पी सकते हैं। तो आप सब लोग दूध पीते हैं या चाय पीते हैं, तो जब आप उसको ग्लास या कप में करके रखते हैं तो वो ज़्यादा देर से ठंडा होता है। जब भी आप दूध या चाय को कप में रखेंगे तो वो ज़्यादा देर से ठंडी होगी, बजाय इसके अगर आप उसे प्लेट में डाल देंगे या थाली में डाल देंगे तो वो जल्दी ठंडी होगी। अब ऐसा क्यों हुआ, तो आप ध्यान अगर देंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे ही आप थाली या प्लेट में डालते हैं चाय को, तो क्या होता है, उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होता है कि वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से तापमान कम हो जाता है। वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी तो तापमान कम हो जाएगा और इसलिए चाय ठंडी हो जाती है। दूसरा उदाहरण आप ले सकते हैं, कपड़े सुखाने के लिए आप उन्हें फैलाते हैं, आप ऐसे का ऐसा रख देंगे, उनको टाइम लगेगा सूखने में। आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपने देखा होगा कि जब आप ऐसे के ऐसे कपड़े टांग कर आ जाते हैं छत पे तो वो देरी से सूखते हैं, जबकि अगर आप कपड़े फैला देते हैं तो वो जल्दी सूखते हैं, क्योंकि फैलाने से क्षेत्रफल बढ़ जाता है और जिसकी वजह से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। सिंपल। चलिए आगे देखते हैं कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। दूसरा है तापमान में वृद्धि। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ज़्यादा गर्मी है कपड़े जल्दी सूखेंगे, गर्मी कम है कपड़े देर से सूखेंगे। अगर वायुमंडल में नमी ज़्यादा है, जैसा कि आज है, बारिश हो रही है सुबह से, तो कपड़े देर से सूखेंगे। नमी ज़्यादा है इसलिए वाष्पीकरण नहीं होगा। इसी से हमारा तीसरा पॉइंट प्रूव होता है, आर्द्रता में कमी। आर्द्रता में कमी, आर्द्रता मतलब नमी होता है, नमी आर्द्रता दोनों का मतलब समझाता हूँ मैं। दोनों का मतलब ये होता है कि वातावरण में पानी की मात्रा कितनी है। अगर वो कम है तो नमी कम हो गई, अगर वो ज़्यादा है तो नमी ज़्यादा हो गई। अगर आर्द्रता में कमी है तो वाष्पीकरण की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि वायुमंडल में पानी कम है, इसलिए वाष्पीकरण ज़्यादा तेज़ी से होगा ताकि वायुमंडल में पानी जा सके। और अगर पानी वायुमंडल में ज़्यादा है तो वाष्पीकरण कम तेज़ी से होगा, धीरे धीरे होगा। वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, अभी बताया। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में जल वाष्प होते हैं, और जब वायु में जल के कणों की मात्रा पहले से अधिक हो जाती है तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, वायु की गति में वृद्धि अगर आप करें तो ये भी आपने उदाहरण खुद से करके देखा है। आप चाय में फूंक मारते हैं वो जल्दी ठंडी होती है, तो सिंपल सा उदाहरण है इस चीज़ का कि अगर आप वायु की गति बढ़ा देते हैं, अगर आप हवा की गति बढ़ा देते हैं, पंखा चला देते हैं गर्म पानी के पास, तो क्या होगा, वो गर्म पानी जल्दी ठंडा हो जाता है। तो ये सिंपल सा उदाहरण है इसका, वाष्पीकरण की मात्रा बढ़ जाती है जब आप वायु की गति बढ़ा देते हैं। हवा चलती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, दूसरा उदाहरण आप ले सकते हैं। तो वायु के तेज़ चलने पर क्या होता है, जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं और आसपास के जलवाष्प की मात्रा कम हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। तो जब भी आप किसी चीज़ को वाष्पीकृत करते हैं, जब भी आप किसी चीज़ को भाप में बदलते हैं, तो वो भाप में कैसे बदलेगी। अब देखिए, अगर आपके पास पानी है तो पानी भाप में कैसे बदलेगा। पानी भाप में बदलेगा जब उसके सारे कणों की ऊर्जा बराबर हो जाएगी, किसके, गैस के कणों की ऊर्जा के। और पानी के कणों की ऊर्जा गैस के कणों की ऊर्जा से कम होती है। पॉइंट ध्यान से सुनना आप लोग, पानी के कणों की ऊर्जा भाप के कण, गैस के कणों की ऊर्जा से कम होती है। यानी पानी के कणों को गैस के कण बनने के लिए ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। वो ज़्यादा ऊर्जा कहाँ से आएगी, तो वो पानी के कण अपने आसपास से ऊर्जा लेते हैं और उस ऊर्जा को लेकर भाप में बदल जाते हैं। तो जब उन्होंने अपने आसपास से ऊर्जा ले ली तो फिर आसपास का तापमान कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और इसी कारण हम कहते हैं कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता उत्पन्न होती है, यानी ठंडा हो जाता है। अब इसका उदाहरण देता हूँ मैं। आपने मटके में पानी पिया है, जब आप मटके में पानी रखते हैं तो मटके के जो सतह होती है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे पानी बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो वाष्प में बदलता है, गर्मी की वजह से भाप में बदलता है। और जब वो भाप में बदलता है तो इसलिए वो मटके को ठंडा कर देता है, और मटका ठंडा होने की वजह से उसका पानी भी ठंडा हो जाता है। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि वाष्पीकरण होने पर ठंडक होती है। दूसरी चीज़ देखिए, जब आप एसीटोन, नाखून पालिश हटाने वाली, थिनर बोल सकते हैं, पेट्रोल बोल सकते हैं, इसको जब आप अपनी हथेली पर डालते हैं तो आपको ठंडा लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही आप थिनर को अपनी हथेली पर डालते हैं वो आपकी हथेली से ऊर्जा लेता है और उसे भाप में बदल जाता है। जैसे ही वो भाप में बदलता है आपकी हथेली की ऊर्जा चली जाती है और आपकी हथेली ठंडी हो जाती है, क्योंकि आपने ऊर्जा यहाँ से निकाल दी है, हीट यहाँ से निकाल दी है। सिंपल सी बात है।
इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल तरीके से समझेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, तेज धूप वाले गर्म दिन में लोग अपनी छतों पर पानी डालते हैं। अच्छा, आपने भी डाला होगा, हम तो रोज़ डालते हैं भाई, जब गर्मी होती है तो छत पर पानी डालते हैं। पानी क्या करता है, पानी सतह से गर्म होता है। सतह पर आपने पानी डाला, गर्म सतह पर पानी गर्म हो गया, पानी गर्म हुआ तो उसके कणों की ऊर्जा गैस के कणों की ऊर्जा के बराबर होगी, तो पानी भाप में बदल गया। जब पानी भाप में बदला तो वो छत की ऊर्जा यानी गर्मी को लेकर भाप में बदला, इसलिए छत क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है और आप आराम से सो जाते हैं। तो ये थे हमारे पास वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, वाष्पीकरण कैसे बढ़ता है, कम होता है, इन चीज़ों के बारे में हमने आज डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा ज़रूर वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। जो भी हिंदी में साइंस पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सारे इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में। और प्लस में जो भी आपके दोस्त हैं जो 10वीं 12वीं में पढ़ते हैं या 11वीं में पढ़ते हैं, अगर वो वीडियो चाहते हैं फिज़िक्स का, 11वीं 12वीं की फ़िज़िक्स सब्जेक्ट का वीडियो, या फिर 9वीं और 10वीं के साइंस का वीडियो आप चाहते हैं, तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लस में आप कमेंट करके बताइए कि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक का अगर वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपको बनाकर दूंगा, वो भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके दूंगा। चलिए, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और इससे आगे पढ़ेंगे कि गर्मियों में हम सूती कपड़े क्यों पहनते हैं, और इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। और इसके आगे हर चैप्टर का वीडियो सीक्वेंस से आएगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, घर में रहिए, सेफ रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, और एग्ज़ाम तो होना ही है इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं आपके साथ हूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू गाइस, गुड बाय।